listeners, welcome from Taiba Zahid. The topic of today's video is contextual interpretation. बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज आ रहे थे कि काइंडली contextual interpretation पे एक वीडियो बना दीजिए। तो जी स्टूडेंट्स, आई एम हेयर फॉर यू पीपल। तो contextual interpretation का ये है कि आप पहली तो बात ये कि आप इसका आंसर अपने वे से रेडी कर सकते हैं। बट मैंने बीइंग अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए आसानी कर दी। मैंने आपको बता दिया कि अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे कवर करेंगे। इसके लिए मैंने एक आंसर रेडी कर दिया। आप चाहे तो इसको श्रिंक कर दें, चाहे तो इसको इन्हांस कर लें, बट इट्स लुकिंग ओके अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। लेट्स स्टार्ट कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले तो कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन की मैंने डेफिनेशन कोड की है। आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट रीड दैट डेफिनेशन, आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू पीपल इन सिंपल वर्ड्स। कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन है क्या? देखिए, कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन में से अगर आप कॉन्टेक्स्ट को लेदा कर दे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी स्पोकन डायलॉग है या फिर रिटन टेक्स्ट है, आपने उसको उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, आपने उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, आपने उसकी थोड़ी सी तशरीह करनी है विद इन द कन्फाइंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आपको जो भी कोई फ़िक्रा दिया जाएगा या आपके सामने कोई डायलॉग बोला जाएगा, आपको उसको उसके बारे में कुछ बताना है विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आपने उसका जवाब देना है। तो ये सारी कहानी ही कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन में कॉन्टेक्स्ट की है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कॉन्टेक्स्ट की डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं मैंने वो कोड कर दी हैं। देखिए, कॉन्टेक्स्ट की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। मैंने चंद एक फॉर्म जो है कॉन्टेक्स्ट की वो कोड कर दी है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। एनी हो, कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद आप हेडिंग देंगे फॉर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट। फॉर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट में क्या है हमारे पास? जैसे नंबर 1 पे है सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आपकी वो सोसाइटी, आपका वो माशरा जहाँ पे आप रह रहे हैं, लोगों के साथ आपका उस सोसाइटी में रहना, लोगों के साथ मेल जोल, ईच एंड एवरीथिंग जो है आप उसके कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं। नंबर 2 पे है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। आपकी कुछ कल्चरल नॉर्म्स होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, आप उनमें रहते हुए बातों को जज करते हैं, लोगों को जज करते हैं, लोगों के जो आपके पास डिफरेंट सेलिब्रेशंस होती हैं उनको जज करते हैं। नंबर 3 पे है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तारीखी पस मंज़र जिसे आप कहते हैं, आप उसके लिहाज से चीज़ों को देखते हैं। नंबर 4 पे है सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट के कब, क्यों, कहाँ और कैसे किसने आपसे क्या बात कही थी। सिचुएशन के लिहाज से भी आप मीनिंग ड्राइव कर लेते हैं। नंबर 5 पे है ऑथर्स इंटेंशंस कि ऑथर ने अगर कोई चीज़ लिख दी, कोई चीज़ कास्ट करवा दी तो पीछे उसकी इंटेंशंस क्या थी। अगर आपने एक बहुत कुछ अरसा हो गया एक पुराना ड्रामा था मेरे पास तुम हो, उसमें अगर मैं उस ऑथर की बात करूँ तो वो कहानी लिखने वाले ऑथर की इंटेंशंस क्या थी कि बस ये शो करवाना है कि औरत जो है वो हमेशा बेवफा होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट से भी आप मीनिंग को ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद है, देखिए, ये फॉर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन के लिए आप कॉन्टेक्स्ट की डिफरेंट फॉर्म से हेल्प ले सकते हैं। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कुछ जो है एग्जांपल्स निकाली हैं कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन की। उन एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं, मे बी इससे आपको ज़्यादा बेटर वे से समझ आ जाए। नंबर 1 पे है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। जब भी आप कोई डायलॉग बोलते हैं या आपके पास कोई रिटन स्क्रिप्ट है तो उसके इर्द गिर्द के जो वर्ड्स होंगे ना वो उसका मीनिंग डिसाइड करेंगे, वो उसकी जो है तशरीह को डिसाइड करेंगे, उसके इंटरप्रिटेशन को डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है द बैंक इज़ क्राउडेड टुडे। अगर तो ये सेंटेंस मैं कहीं पे फाइनेंशियल जो सेंस होती है, मनी अमाउंट डिपॉजिट के हवाले से मैं बात करूँ, फाइनेंशियल बिल्डिंग के हवाले से बात कर रही हूँ, तो देन इट मीन्स कि ये वो वाला बैंक है जहाँ पे आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। मैं वहाँ पे गई हुई थी तो उस हवाले से मैं कह रही हूँ कि द बैंक इज़ क्राउडेड टुडे, कि आज के दिन बैंक में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन अगर मैं पार्टी के हवाले से, पिकनिक के हवाले से बात कर रही हूँ, ये सेंटेंस बोलने से पहले वाला सेंटेंस जो है वो पिकनिक से रिलेटेड है या इससे बाद वाला सेंटेंस जो है वो भी पिकनिक से रिलेटेड है, देन इट मीन्स कि मैं कहीं पे दरिया के किनारे घूमने गई हुई थी तो मैं दरिया के हवाले से कह रही हूँ कि द बैंक इज़ क्राउडेड टुडे, कि आज के दिन यहाँ पे दरिया के किनारे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। एनीहो, ये था आपका लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। नंबर 2 पे हम देख लेते हैं सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। देखिए, सिचुएशनल का मतलब मैंने ऊपर आपको पहले बताया कि कब, क्यों, कहाँ और कैसे किसने किसको क्या कहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है इट्स फ्रीजिंग। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मीनिंग ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं और आप कहीं पे बाहर घूमने गए हुए थे जहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही थी तो उस जगह पे जाके मैं कहूँ कि इट्स फ्रीजिंग, तो इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट वेदर।
मैं वेदर के हवाले से बात कर रही हूँ कि मौसम बहुत या ठंडा मौसम है, बहुत ज़्यादा जो है फ्रीजिंग पॉइंट पे चला गया वेदर। लेकिन अगर यही बात मैं घर के किचन में रेफ्रिजरेटर के पास खड़े होके, फ्रिज के पास खड़े होके ये लाइन बोलूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे से किसी ने आइसक्रीम मांगी थी, लेट्स सपोज, तो मैंने फ्रिज को ओपन किया। अब मैं ओपन करने के बाद मैंने उसको जस्ट यही कहा, इट्स फ्रीजिंग। मतलब कि ये तो अब कोई भी फूड आइटम हो सकता है, आइसक्रीम, चॉकलेट, वट। तो उस सिचुएशन में मैं उस स्पेसिफिक फूड आइटम के हवाले से कह रही हूँ कि ये जम चुका है या ये जम रहा है, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट पे चला गया। तो ये होता है आपका सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। नंबर थर्ड पे आ जाता है आपके पास कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या, ये वाली एग्जांपल मैं अक्सर क्लास में भी बच्चों को देती हूँ। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, अ थम्स अप जेस्चर। अगर आप कोई थम्स अप का जेस्चर करते हैं तो ये आपके जो मेरा और आपका कल्चर है, इसमें बहुत ज़्यादा इसको पॉजिटिव वे से लिया जाता है। इसका मतलब है कि गुड जॉब, वेल डन, अप्रूवल। लेकिन आपकी कोई और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, बाकी कंट्रीज़ में आपका ये जो ऐसे कल्चर में जहाँ पे इसको अच्छा नहीं समझा जाता, वहाँ पे इसको एज एन ऑफेंसिव जेस्चर जो है कंसीडर किया जाता है, एज एन अब्यूजिंग वर्ड इसको कंसीडर किया जाता है अगर आप किसी को थम्स अप का साइन देते हैं। तो ये है आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद है इमोशनल कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट तो भाई इसके अलावा और मज़ीद भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने इतने ही ऐड किए हैं। इमोशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है? इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, फाइन, डू वट एवर यू वांट। तो ये देखिए, इसको अब आपने इमोशनल जो वाइब्स हैं उनके साथ मैच करना है। इमोशनल कॉन्टेक्स्ट भी दो तरह का हो सकता है। इसमें क्या है कि आपको, अगर आपने किसी को यही सेंटेंस जो है शदीद गुस्से में कहा, गुस्से के वक्त कहा या नाराज़गी में कहा, तो इसका मतलब है कि सामने वाला आपको गो अवे कर रहा है, मतलब वो आपको खुद से दूर कर रहा है। वो आपको कह रहा है कि जाओ भाई, जो दिल करता है कर लो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन अगर यही लाइन कोई हैप्पीनेस की वाइब्स के साथ कहता है कि फाइन, डू वट एवर यू वांट, अगर वो स्माइली फेस के साथ कहता है, अच्छा ठीक है भाई, जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम कर लो, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी बात से एग्री कर रहा है, वो पॉजिटिव वे से आपको कह रहा है कि अच्छा ठीक है यार, जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर लो। एनी हो, तो ये था आपका इमोशनल कॉन्टेक्स्ट। एनी हो, अगर हम इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, कॉन्टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन पे पहली तो बात ये कि जनरल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपको जो है डिफरेंट पैसेजेस जैसे होते हैं, पैसेज दिया जा सकता है। आप, आई डोंट थिंक सो डैट कि आप लोगों को कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन में अब किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई होगी। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।